नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए जबकि राज्यसभा की बैठक दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की असम यात्रा के दौरान आज पहले दिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मुद्रास्फीति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र के 3 महत्वपूर्ण आयोगों का सदस्य निर्वाचित। G20 विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक केरल के कोट्टायम में। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए जबकि राज्यसभा की बैठक दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में आज सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने भाषण में बजट सत्र में हुए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सदन में 8 विधेयक प्रस्तुत हुए जिसमें 6 पारित हुए। अध्यक्ष ने सदन में लगातार व्यवधान पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस तरह का व्यवहार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने सदन में पोस्टर लहराने और सुनियोजित व्यवधान उत्पन्न करने पर आपत्ति जताई। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च को शुरू हुआ था और तब से लगातार अदानी मुद्दे और भारतीय लोकतंत्र के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सदन में लगातार व्यवधान बना रहा। सत्ता पक्ष और विरोधी दलों के बीच गतिरोध के कारण लोकसभा में केंद्रीय बजट तथा अन्य विधायी कार्यों पर बहस नहीं हो पाई और सदन में शोर शराबे के बीच बजट पारित हुआ। राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अदानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग का मुद्दा उठाया। राष्ट्रीय जनता दल, वामदल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने भी इस मांग का समर्थन किया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनकी टिप्पणी के लिए माफी की मांग की थी। शोर शराबे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक स्थगित कर दी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में व्यवधान करने के लिए आज कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना की। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले में सूरत की अदालत में न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल न तो संविधान में विश्वास करता है और न ही देश के कानून का सम्मान करता है। कि लोगों ने क्या कहा आप लोगों ने भी सुना होगा। जैसे कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि गांधी परिवार के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करना चाहिए। जब कन्विक्शन हो गया उनके लिए जब हियरिंग होते हैं तो वो चाहते हैं कि क्योंकि वो विशेष परिवार से आते हैं इसके लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था खड़ा करना चाहिए। ये एक तरीके से हमारे न्याय प्रणाली के ऊपर में भी ये एक प्रहार है। देश के कानून सबको बराबर नजर से देखते हैं। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सवाल किया कि सरकार अडानी समूह के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आज दिल्ली में संसद के बजट सत्र के समापन पर संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च का आयोजन किया। विरोध मार्च के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी समूह मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग उठाई और आरोप लगाया कि सरकार इस मामले पर बहस से बच रही है। संसद की एक समिति ने कहा है कि सरकार ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण और विनिर्माण योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में अनुमानित लक्ष्य का केवल 52% लक्ष्य ही हासिल किया है। सांसद तिरुचि शिवा की अध्यक्षता में समिति ने कहा है कि सरकार ने 5 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 15,62,000 से अधिक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण का लक्ष्य तय किया था, लेकिन पिछले वर्ष 31 दिसंबर तक इस योजना के अंतर्गत केवल लगभग 8 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का ही निर्माण हो पाया है। समिति ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए सभी पक्षकारों के साथ विचार विमर्श करके ब्लू प्रिंट तैयार करने पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों को यथावत रखने की घोषणा की है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने वर्ष 2023-24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो दर को यथावत 6.5% ही रखा गया है।
स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर 6.25% तथा एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75% बनी रहेगी। रेपो दर वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर होती है जिसके विपरीत होती है। ये दोनों दरें बैंकों से ऋण लेने के बारे में उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। मुख्य रूप से मुद्रास्फीति रोकने के लिए पिछले वर्ष मई से रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक इस वर्ष 6 से 8 जून तक होगी। श्री शक्तिकांत दास ने कहा है कि नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने की घोषणा को एक विराम माना जाना चाहिए, केंद्रीय धुरी नहीं। आज मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान प्रभावी दरों में 290 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई है और मौद्रिक नीति समिति ने अब विराम लेकर समग्र प्रभावों का आकलन करना जरूरी समझा। Economic activity remains resilient and real GDP growth is expected to have been 7% in 22-23. Consumer price inflation, however, has increased since December 2022, driven by price pressures on cereals, milk and fruits. Core inflation remains elevated. The monetary policy actions taken since May 2022 are still working through the system. Accordingly, the MPC decided to keep the policy rate unchanged to assess the progress made so far while closely monitoring and evolving the inflation outlook. श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक कीमतों में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और वो इस दिशा में आवश्यक होने पर जरूरी कार्रवाई करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भारत की नीतिगत दरों का निर्धारण घरेलू कारकों से होता है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को 4% पर रखने के लक्ष्य के साथ नीतिगत दरों पर निर्णय लिया गया है। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का उल्लेख करते हुए श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के समय में इसमें रिकॉर्ड प्रगति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम में विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाएंगी। वे असम की 3 दिन की यात्रा के दौरान आज काजीरंगा पहुंचेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति मुर्मू आज शाम 4 बजे काजीरंगा के बागोरी रेंज में जीप सफारी करेंगी। उसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू की उपस्थिति में असम के हाथी माहौत को ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट व्हिस्परर दिखाए जाएंगे। आज रात ही राष्ट्रपति मुर्मू काजीरंगा में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, काजीरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि अनेक राजनीतिक दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर जनसेवा के बदले केवल अपने परिवार का हित सुनिश्चित किया है। श्री मोदी ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा कानून और व्यवस्था के समक्ष आने वाली अड़चनों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, लोकतंत्र की शक्ति थी। भारतीय जनता पार्टी आज अपने स्थापना दिवस से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मना रही है। इस महीने की 11 तारीख को पार्टी सदस्य समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती मनाएंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह की 4 दिन की बैठक केरल के कोट्टयम जिले के कुमारकोम में हो रही है। औपचारिक विकास कार्य समूह की बैठक कल शुरू होगी। इससे पहले संबंधित कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। विकास के लिए डेटा विषय पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए G20 सचिवालय में संयुक्त सचिव और डेटा कार्य समूह के सह अध्यक्ष श्री नागराज नायडू ने आंकड़ों पर विकास के दृष्टिकोण से गौर करने और जनहित में इनका उपयोग करने पर बल दिया।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने टेलीविजन के माध्यम से संबोधन में कहा कि डिजिटल डेटा में नीति निर्धारण, प्रक्रियाओं की रूपांतरित करने, प्रगति की निगरानी और कार्यान्वयन के बाद उनकी प्रभावकारिता की आकलन की क्षमता है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व बैंक सामाजिक, आर्थिक और संधारणीय विकास के लिए डेटा का सही उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकारों का सहयोग चाहता है। G20 अधिकारिता और महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व सशक्तिकरण की दूसरी बैठक आज तिरुवनंतपुरम में संपन्न होगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बैठक का विषय है महिला अधिकारिता, समानता और अर्थव्यवस्था के लिए जीत। बैठक के दौरान महिला उद्यमिता, नेतृत्व विकास और वित्तीय सशक्तिकरण के क्षेत्रों में चर्चा हुई। बैठक में महिला सशक्तिकरण में स्वास्थ्य की भूमिका, विज्ञान और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV/AIDS कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण सहायक निकाय हैं। सांख्यिकी आयोग अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली सर्वोच्च संस्था है और ये इस क्षेत्र में मानक निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। भारत पिछली बार 2004 में इस आयोग का सदस्य चुना गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कड़े प्रतिस्पर्धी चुनाव में सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी में भारत की विशेषज्ञता को जाता है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। कल रात गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 197 रन बनाए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आज चेन्नई में एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे डुमरी विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे। झारखंड के शिक्षा और सीमा उत्पाद विभाग ने आज और कल 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इससे पहले कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान श्री महतो के फेफड़े का चेन्नई में प्रत्यर्पण हुआ था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,300 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि में कुल 2,800 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में 25,000 से अधिक लोगों में उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.75% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1,900 से अधिक कोविड रोधी टीके अब तक लगाए गए हैं। देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को हो रहे फायदे के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सराहना की है। हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज किसान क्रेडिट कार्ड देश के मेहनती किसानों का जीवन आसान बना रहा है। उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड का यही मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिक एकीकृत टर्मिनल भवन चेन्नई के ढांचागत विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इससे कनेक्टिविटी में तेजी आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। श्री मोदी ने नागर विमानन मंत्रालय के ट्वीट के जवाब में ये बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की असम यात्रा के दौरान आज पहले दिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मुद्रास्फीति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र के 3 महत्वपूर्ण आयोगों का सदस्य निर्वाचित। G20 विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक केरल के कोट्टयम में। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।